हेलो दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज हम सीटेट के अति महत्वपूर्ण टॉपिक वंशानुक्रम एवं वातावरण को। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक बार सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण को समझेंगे। वंशानुक्रम एवं वातावरण ये दोनों ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन एवं समग्र विकास को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति या जीव वंशानुक्रम और वातावरण का ही उत्पाद होता है। तो व्यक्ति का जो विकास होता है, व्यक्ति का जो संपूर्ण विकास होता है, वह 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। व्यक्ति का समग्र विकास, संपूर्ण विकास वंशानुक्रम और वातावरण ही डिसाइड करता है। इसलिए व्यक्ति का विकास किस प्रकार से होना है, किस तरीके से होना है, ये उसका वंशानुक्रम और वातावरण ही बताता है। आगे, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम क्या है, इसके बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने मत बताए गए हैं। तो उनको समझते हैं। ये परिभाषाएं सीधे के सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि संबंधित परिभाषा या संबंधित कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो पहले मनोवैज्ञानिक थे B.N. झा, जिन्होंने वंशानुक्रम के बारे में कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति की जो जन्मजात विशेषताएं होती हैं उसका पूर्ण योग वंशानुक्रम है। यह कथन V.N. झा द्वारा कहा गया था। अब जन्मजात विशेषताओं में क्या रहेगा, जैसे व्यक्ति का रंग कैसा होगा, व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा या मंदबुद्धि होगा, ये सभी जो जन्मजात विशेषताएं होती हैं ये वंशानुक्रम द्वारा ही प्राप्त होती हैं। तो B.N. झा का मत था कि व्यक्ति की जो जन्मजात विशेषताएं होती हैं उनका पूर्ण योग या उनका समग्र योग वंशानुक्रम ही निर्धारित करता है। अगले मनोवैज्ञानिक हुए हैं वुडवर्थ। तो इनका मानना था कि वंशानुक्रम में वे सभी चीजें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भ के समय, जन्म के लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। तो वुडवर्थ का मानना था कि वंशानुक्रम में वे सभी चीजें आ जाती हैं जो व्यक्ति गर्भ के समय व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। अगले मनोवैज्ञानिक थे ड्रेवर, जिनका मानना था कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। इनका मानना था कि माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं वो संतान में चली जाएं या संतान में पहुंच जाएं, उसे वंशानुक्रम कहा जाता है। अगले मनोवैज्ञानिक हुए हैं पीटरसन, जिन्होंने कहा है व्यक्ति को अपने माता पिता से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं उसे वंशक्रम कहा जाता है, उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। पीटरसन का कहना था कि किसी व्यक्ति में उसके माता पिता के द्वारा जो उसके पूर्वज हैं उसकी विशेषताएं प्राप्त हो जाएं तो उसे वंशानुक्रम कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे वंशानुक्रम के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। तो पहला सिद्धांत है बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने किया था और उन्होंने बताया था कि जो शरीर का निर्माण करने वाले मूल जीवाणु या घटक होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपने अध्ययनों के फलस्वरूप बीजमैन ने किया था। उनके अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला मूल जीवाणु कभी नष्ट नहीं होता, यह अंडकोश और शुक्रकोश के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। कि जो शरीर का निर्माण करने वाले मूल जीवाणु होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहते हैं और कभी नष्ट नहीं होते। इस प्रकार मूल जीवाणु में हस्तांतरित होने की विशेषता शामिल होती है, निहित होती है। इसलिए एक व्यक्ति अपने पूर्वजों का प्रतिरूप होता है, उसमें कई पीढ़ियों तक पूर्वजों के गुण सन्निहित होते हैं। अगला सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि जैसी प्रजाति होती है उसकी संतति या उसकी संतान वैसी ही होती है। कहने का मतलब है कि समान समान को जन्म देता है, अर्थात जैसे माता पिता होंगे संतान भी उसी अनुरूप उत्पन्न होगी। जैसे आलू से आलू, टमाटर से टमाटर ही पैदा होता है, टमाटर से आलू पैदा नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार पेरेंट्स होते हैं उसी प्रकार उसके संतान होती है।
अगला सिद्धांत है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था और उनका कहना था कि बच्चे के अंदर जो अनुवांशिक गुण होते हैं वो माता और पिता तक सीमित नहीं होते, बल्कि पिता पक्ष में उसके पितामह और उसके और आगे की पीढ़ियों के उसमें गुण मौजूद होते हैं। इसी प्रकार उसकी माता के जो मातृ पक्ष के जितने भी पूर्वज होते हैं उनके गुण भी बालक में विद्यमान होते हैं, बालक में वे गुण उपस्थित होते हैं। तो जीव सांख्यिकी सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के जन्मदाता फ्रांसिस गाल्टन थे। अपने अनेक अध्ययनों के निष्कर्षों की उन्होंने सांख्यिकीय माध्यम से व्याख्या की, इसलिए इसे जीव सांख्यिकी नियम कहा जाता है। गाल्टन का कहना है कि संतानें अपने माता पिता से ही सभी गुणों को प्राप्त नहीं करती, बल्कि पितामह और उससे भी कई पीढ़ियों के आगे भी विशेषताओं का संक्रमण होता है। इतना ही नहीं, पितृपक्ष के ही गुण नहीं आते, वरन मातृपक्ष से भी सभी गुणों का संक्रमण उसी अनुपात में होता है। कहने का मतलब है माता पिता के पूर्वजों के गुणों का भी बालक में हस्तांतरण होता है। अगला सिद्धांत है अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में वुडवर्थ का मानना था कि माता पिता के द्वारा जो अर्जित गुण होते हैं वह उनकी संतानों में वितरित नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि यदि किसी माता पिता द्वारा कोई गुण अर्जित किए जाते हैं तो वह उन गुणों का हस्तांतरण अपनी संतान में नहीं कर सकता है। तो इस सिद्धांत में क्या कहा है? इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता के जीवन में अर्जित गुणों का संक्रमण उनकी संतानों में नहीं होता। इस संदर्भ में वुडवर्थ का कहना है कि यदि शारीरिक श्रम करते करते एक स्त्री पुरुष के हाथ कठोर हो जाते हैं तो उसकी त्वचा पर हुए इस परिवर्तन का प्रभाव उसकी काम ग्रंथियों में पैतृकों पर किस प्रकार पड़ सकता है। उसकी संतानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि किसी माता पिता के काम करते करते हाथ कठोर हो जाते हैं तो यह जरूरी नहीं होता है कि उसके संतान के भी हाथ कठोर हों। तो ये अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत है। इसके बारे में वुडवर्थ ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस चीज की व्याख्या करी है। तो अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। क्योंकि वुडवर्थ का यह मानना था कि बालक में माता पिता के द्वारा अर्जित गुणों का हस्तांतरण नहीं होता है, किंतु इसके विपरीत कुछ ऐसे गुण होते हैं जो माता पिता द्वारा अर्जित किए जाते हैं और बालकों में उनका हस्तांतरण हो जाता है। इसके संबंध में भी बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं। तो यह परिणाम निकल के आया है सामने कि अर्जित गुणों का वितरण संतानों में होता है। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कई महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है या पहला अध्ययन है लेमार्क का अध्ययन। लेमार्क ने जिराफ का अध्ययन करके बताया कि जिराफ की गर्दन पहले लंबी नहीं थी, परंतु परिस्थिति बस जीवन निर्वाह करने के लिए वह अपनी गर्दन ऊपर उठाता रहा, क्योंकि बिना गर्दन के ऊपर किए वह पत्ती नहीं खा सकता था। और इसी तरह अन्य पीढ़ियों के जिराफ भी करते रहे, फलतः उस प्रजाति की गर्दन लंबी हो गई। तो ये अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत को प्रदर्शित करता है कि ये अर्जित गुण हैं जो किसी पीढ़ी द्वारा अर्जित किए गए थे और आगे की संतति में, आगे की संतान में वह गुण अपने आप ही स्वतः रूप से हस्तांतरित हो गए हैं। और अर्जित गुणों के वितरण के संबंध में एक सिद्धांत, एक अध्ययन और आता है जो डार्विन का अध्ययन है। वो क्या है, आगे देखते हैं। डार्विन का अध्ययन। इस संदर्भ में डार्विन का विचार लेमार्क से कुछ भिन्न है, जहां लेमार्क का कहना है कि जीवन रक्षा के लिए प्राणी जो विशिष्ट गुण अर्जित करता है उनका संक्रमण होता है, यानी उनका हस्तांतरण होता है। वही डार्विन का मत है कि प्राणी या व्यक्ति को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिसमें संघर्ष की क्षमता होती है वे जीवित रह जाते हैं, जो कमजोर होते हैं संघर्ष नहीं कर पाते वह नष्ट हो जाते हैं। डार्विन का कहना था कि जीवन की रक्षा के लिए जो संघर्ष करता है वह टिका रहता है, बना रहता है, और जो संघर्ष नहीं कर पाता है जीवन रक्षा के लिए वह नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगला सिद्धांत है। इस संदर्भ में सोरेनसन का कहना है कि भिन्नता पाए जाने का कारण माता पिता के बीज कोषों की विशिष्टताएं होती हैं। बीज कोष में अनेक जीन होते हैं जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। जीव वैज्ञानिकों का मत है कि वंश सूत्र के संयोग से
1,67,77,216 प्रकार की भिन्नताओं की संभावना हो सकती है। तो वंशानुक्रम का अगला सिद्धांत है प्रत्यागमन का सिद्धांत। दरअसल ये देखने में आता है कि बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिमान होती है और मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है। लेकिन इसके विपरीत यदि बुद्धिमान माता पिता की संतान मंदबुद्धि और मंदबुद्धि माता पिता की संतान बुद्धिमान पैदा हो जाए तो एक अलग तरीके की ये डिबेट को जन्म दे देता है। इस अंतर को ही प्रत्यागमन कहा जाता है। कहने का मतलब है माता पिता से विपरीत गुण यदि किसी संतान में आ जाते हैं, हस्तांतरित हो जाते हैं, तो उसे ही प्रत्यागमन कहा जाता है, यानी विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन है। इस सिद्धांत के अनुसार एक बार देख लेते हैं, बुद्धिमान माता पिता की बुद्धिमान संतान तथा कम बुद्धि वाले माता पिता की मंद बुद्धि संतान होना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन यदि इसके विपरीत बुद्धिमान माता पिता की संतान मूर्ख उत्पन्न हो या मूर्ख माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली पैदा हो, तो यह एक बड़ा प्रश्न उठा देती है कि इसका कारण क्या है। तो इसका उत्तर प्रत्यागमन का नियम देने में सक्षम है। यह नियम बताता है कि विपरीत गुण का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन है। प्रत्यागमन का सिद्धांत भी इस तरीके से आगे व्याख्या करता है कि तो सिद्धांत है कि शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता या पूर्वजों से संतानें सदा शुद्ध गुणों को ही अर्जित करती हैं। जैसे माता या पिता में से किसी एक का वर्ण या रंग मिश्रित है। कहने का मतलब है कि माता पिता में से कोई एक न बहुत ज्यादा गोरा है न बहुत ज्यादा काला है और किसी एक का रंग काला हो तो संतान का वर्ण काला होने की संभावना अधिक होती है। कहने का मतलब है यदि माता पिता में से कोई एक ना बहुत ज्यादा गोरा और ना बहुत ज्यादा काला हो, दूसरा किसी का रंग काला हो, तो जो उनसे संतान पैदा होती है उसका रंग काला होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इस नियम का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा किया गया था। इसे मेंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। अगला सिद्धांत है पृथक्करण का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि जो गुण पहली पीढ़ी में छुपे हुए रहते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि किसी न किसी पीढ़ी में दृष्टिगोचर अवश्य होते हैं, दिखाई अवश्य देते हैं। उनका हस्तांतरण किसी न किसी पीढ़ी में अवश्य होता रहता है। तो इस सिद्धांत को समझते हैं। यह सिद्धांत यह बताता है कि जो गुण पहली संकर पीढ़ी में छिपा या दबा रहता है वे कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी और इसी प्रकार आगे वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित होकर किसी आने वाली या किसी भी पीढ़ी के कुछ सदस्यों में दिखाई देते हैं। ऐसे गुण मूल रूप से अपना अस्तित्व बनाकर रखते हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा माता पिता दोनों की आंखें काली होती हैं, किंतु बालक की जो आंखें होती हैं वो ब्राउन या भूरी होती हैं। तो वो किसी ना किसी पूर्वज के जो गुण इस पीढ़ी में छुपे हुए होते हैं, माता पिता की पीढ़ी में छुपे हुए रहते हैं, वो संतान में पीढ़ी आई हुई है उसमें दृष्टिगोचर या उसमें उन्होंने अपना मूल स्वरूप ले लिया होता है। यह सिद्धांत यही बताता है। आगे देखते हैं। अगला सिद्धांत है स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि एक अनुवांशिक गुण दूसरे अनुवांशिक गुण को प्रभावित नहीं करता। कहने का मतलब है एक अनुवांशिक गुण दूसरे अनुवांशिक गुण से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि किसी एक अनुवांशिक गुण का वितरण दूसरे अनुवांशिक गुण से प्रभावित नहीं होता, बल्कि स्वतंत्र रहता है। मेंडल ने अपने द्वारा मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों के आधार पर बताया कि फूल का रंग, मटर की कली, डंठल की लंबाई आदि आपस में प्रभावित नहीं होते, बल्कि इनके गुण स्वतंत्र होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने भी अनुवांशिक गुण होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। नेक्स्ट, आनुवांशिकता का वितरण। किस प्रकार होता है आनुवांशिकता का वितरण? कि किसी बालक में उसके माता पिता के आनुवांशिक गुणों का जो योगदान होता है वो 1/2 होता है। उसके दादा दादी नाना नानी का जो आनुवांशिक गुणों में योगदान होता है वो 1/4 होता है। शेष पूर्वज माता और पिता दोनों पक्षों के उनका योगदान 1/4 होता है। अब देखते हैं
कि बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके संबंध में पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम के महत्व के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए। इनके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालकों पर वंशानुक्रम के प्रभाव का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जो इस प्रकार है कि मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव, यानी वंशानुक्रम का मूल प्रवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो थॉर्नडाइक नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनका मानना था बालक की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो वंशानुक्रम के कारण ही होती हैं, यानी मूल प्रवृत्तियों के लिए वंशानुक्रम ही रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखते हैं वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक थे कार्ल पियर्सन। इनका मानना था कि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चों की भी लंबाई कम या अधिक होती है। कहने का मतलब है यदि माता पिता कम लंबाई के होते हैं तो संतान भी कम लंबाई की होती है, और माता पिता यदि अधिक लंबाई के हैं तो संतान भी अधिक लंबाई की होती है। अगला प्रभाव है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। तो वंशानुक्रम का प्रजाति की श्रेष्ठता पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक थे क्लीनबर्ग। उनका मानना था कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम होता है। इसीलिए उन्होंने एक तर्क भी दिया था कि इसीलिए यही कारण है कि अमेरिका की श्वेत प्रजाति निग्रो जाति से श्रेष्ठ है। क्लीनबर्ग ने यह तर्क दिया था कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति होती है, यानी प्रजाति श्रेष्ठ है तो उसका बुद्धि स्तर भी श्रेष्ठ होता है। फिर उसके व्यवसायिक योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके संबंध में एक मनोवैज्ञानिक हुए थे कैटल, जिनका मानना था कि व्यवसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। कैटल का मानना था कि व्यवसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। वह इस निष्कर्ष पर अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों के परिवार का अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप पहुंचा। उसने बताया कि इन परिवारों में से 2/5 व्यवसायी वर्ग के, 1/2 उत्पादक वर्ग के और केवल 1/4 कृषि वर्ग के थे। तो कैटल का मानना था कि किसी व्यक्ति में व्यवसाय की योग्यता उसके वंशानुक्रम के द्वारा ही आती है। जैसे कोई बालक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है यदि उसके माता पिता बेहतर बिजनेसमैन हैं। एक बालक जिसके माता पिता आईएएस हैं और एक बालक जिसके माता पिता किसान हैं, तो उसको आईएएस बनने में, जो इसके माता पिता आईएएस हैं उनके बालक को आईएएस आईपीएस बनने में उतना अफोर्ड नहीं करना पड़ेगा जितना अफोर्ड एक किसान के बेटे को आईएएस या आईपीएस बनने में करना पड़ेगा। अगला प्रभाव है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं विंसिप नाम से। उनका मानना था कि गुणवान माता पिता की संतान हमेशा गुणवान होती है और प्रतिष्ठा प्राप्त माता पिता की संतान हमेशा प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। उनका मानना था कि गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। वह इस निष्कर्ष पर रिचर्ड एडवर्ड के परिवार का अध्ययन करने के बाद पहुंचा। रिचर्ड स्वयं गुणवान और प्रतिष्ठित मनुष्य था एवं उसने एलिजाबेथ नामक जिस स्त्री से विवाह किया वह भी उसी के समान थी। इन दोनों के वंशजों को विधानसभा के सदस्यों, महाविद्यालयों के अध्यक्ष आदि प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुए। उनका एक वंशज अमेरिका का उपराष्ट्रपति बना। तो यदि माता पिता प्रतिष्ठित और गुणवान होते हैं तो उनकी संतान भी प्रतिष्ठित और गुणवान होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली होती है। अगला प्रभाव पड़ता है चरित्र पर प्रभाव। इसमें एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं डगडेल नाम से। उन्होंने बताया था कि जो चरित्रहीन माता पिता होते हैं उनकी संतान चरित्रहीन ही होती है। इस सिद्धांत पर उन्होंने बताया कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। उसने यह बात सन 1877 में ज्यूकस के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध की। सन 1720 में न्यूयॉर्क में जन्म लेने वाला ज्यूकस एक चरित्रहीन मनुष्य था और उसकी पत्नी भी उसके समान चरित्रहीन थी। इन दोनों के वंशजों के संबंध में नन ने लिखा है 5 पीढ़ियों में लगभग 1000 व्यक्तियों में से 300 बाल्य अवस्था में ही मर गए। 310 ने 2300 वर्ष दरिद्र गृहों में व्यतीत किए। 440 रोग के कारण मर गए। 130 जिनमें
7 हत्या करने वाले थे, दंड प्राप्त अपराधी थे और केवल 20 ने ही कोई व्यवसाय करना सीखा। तो कहने का मतलब है कि यदि माता पिता चरित्रहीन होते हैं तो उनकी संतान भी चरित्रहीन होती है। अगला प्रभाव है महानता पर प्रभाव। तो गोल्टन का मानना था कि व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। इसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि यह वंशानुक्रम का ही परिणाम है कि व्यक्ति महान होता है। यह वंशानुक्रम का ही परिणाम है कि व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक लक्षणों में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। व्यक्ति का कद, वर्ण, वजन, स्वास्थ्य, बुद्धि, मानसिक शक्ति आदि उसके वंशानुक्रम पर आधारित रहते हैं। गोल्टन ने लिखा है, महान न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, सैनिक पदाधिकारियों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों के जीवन चरित्रों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इनके परिवार में इन्हीं क्षेत्रों में प्रशंसा प्राप्त अन्य व्यक्ति भी हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति महान होता है उसका कि व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। यह बात गोल्टन द्वारा सिद्ध की गई थी। अगला प्रभाव है वृद्धि पर प्रभाव। अगला प्रभाव है वृद्धि पर प्रभाव। गोडार्ड का मत है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। उसने यह बात कालीकॉक नामक एक सैनिक के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध की। कालीकॉक ने पहले एक मंदबुद्धि स्त्री से और फिर कुछ समय बाद एक तीव्र बुद्धि की स्त्री से विवाह किया। पहली स्त्री के 480 वंशज में से 143 मंदबुद्धि, 46 सामान्य, 36 अवैध संतान, 32 वेश्याएं, 24 शराबी, 8 वेश्यालय स्वामी, 3 मृगी रोग वाले और 3 अपराधी थे। वही दूसरी ओर दूसरी स्त्री के 496 वंशजों में से केवल 3 मंदबुद्धि और चरित्रहीन थे। शेष ने व्यवसायियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, वकीलों आदि के रूप में समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त किया। तो जैसे माता पिता की विचार मनोदशा होती है उसी प्रकार उनकी संतान की भी विचार और मनोदशा होती है। तो आज की वीडियो में हमने वंशानुक्रम को लेकर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की क्या मंतव्य हैं, क्या मत हैं, इसके बारे में जाना। वंशानुक्रम व्यक्ति के विकास के किन किन आयामों को प्रभावित करता है यह जाना। आगे की वीडियो में हम वातावरण को लेकर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के क्या विचार हैं इसको पढ़ेंगे। वातावरण व्यक्ति के विकास के किन किन आयामों को कैसे कैसे प्रभावित करता है ये सब पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।